गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। आज हम लोग एडीएमई स्टार्ट करेंगे बेटा। आपका फार्माकोलॉजी जो सिलेबस है एमपी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशंस में और बी फार्मा के स्टूडेंट जो जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक ही फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट ही है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी करनी होती है। इट मींस फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी करनी होती है। मोस्टली ये जो वीडियो है बेटा वो एमपी फार्मासिस्ट से रिलेटेड मैंने बनाया हूँ, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डीप में हमें स्टडी नहीं करनी है, केवल सुपरफिशियली चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पर स्टडी करनी है। चलिए, अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं बेटा, तो फार्माकोलॉजी जो है डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। ये फार्माकोलॉजी दो वर्ड से डिराइव्ड है बेटा, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज फार्मेकोन एंड सेकंड वर्ड इज लोगोस। अगर हम फार्माकोलॉजी को अगर डिवाइड करेंगे तो फार्मेकोन, ये फार्माकोलॉजी जो है बेटा, यहाँ से हम फार्मेकोन निकालते हैं, यहाँ से हमारा फार्मेकोन निकलेगा। और लोजी मीन्स होता है लोगोस, और लोगोस मीन्स क्या होता है, स्टडी। अब देखो, फार्मेकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग्स, और लोगोस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। अगर मैं सिंपली बात करूं, ये जो सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हमें डेफिनेशन याद रखने हैं। और डेफिनेशन से मैंने क्या बताया कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी, यानी ड्रग्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। और अगर हम फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी या तो कर चुके हैं या तो फार्मा के स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम है कि हम बैचलर ऑफ फार्मेसी में हैं या मास्टर ऑफ फार्मेसी हम कर रहे हैं, तो हम ड्रग्स के बारे में ही इस जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट में ड्रग्स के बारे में ही स्टडी करने आए। तो ड्रग्स की स्टडी करना क्या है, फार्माकोलॉजी। इट मींस पूरे फार्मेसी में फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना किसी भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ड्रग्स की स्टडी ही नहीं होगी, ड्रग्स के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होगा, यानी जब तक हमें फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा, तब तक फार्मेसी हमारा क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट का रोल जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, फार्मेसी से रिलेटेड सारे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन हो, जीपेट हो, नाइपर हो, या अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सभी में फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और पूरी फार्मेसी में हम ड्रग्स की ही यानी मेडिसिन की ही स्टडी करने के लिए इस ब्रांच को हमने सिलेक्ट किया है। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। सिंपल यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आपको लिख रखा है, यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि देखो, फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, फार्मेकोन मींस ड्रग्स एंड लोगोस मींस स्टडी। इट मींस स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी, or it is drug of science or study of drug with respect to interactions with our body is known as pharmacology। तो सिंपली फार्माकोलॉजी क्या है ये आपको क्लियर हो गया कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, तो हम ड्रग की स्टडी करते हैं, और ड्रग की स्टडी करना ही क्या कहलाता है बेटा, फार्माकोलॉजी कहलाता है। चलिए, तो नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं बेटा। नेक्स्ट सेगमेंट है कि फार्माकोलॉजी हैज टू पार्ट। इस फार्माकोलॉजी को बेटा हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज फार्माकोडायनेमिक्स। यहाँ पर आयोग से मैंने इन चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। यानी अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें दो सेगमेंट की स्टडी करना जरूरी होता है। हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, आप जितनी भी डिजीज पढ़ेंगे, उनके ट्रीटमेंट अप्रोच पढ़ेंगे, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या ड्रग रिलेटेड पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे। हालांकि एमपी फार्मासिस्ट में उतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, केवल फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स को अच्छे से स्टडी करनी, उसके बाद केवल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद करनी है। जबकि जीपेट नाइपर प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट को और भी डिटेल में हमें स्टडी करनी होती है, डिजीज के ट्रीटमेंट अप्रोच, उनके पैथोलॉजी वगैरह सब हमें डिस्कस करने होते हैं। तो फिलहाल हम लोग एमपी फार्मासिस्ट को फोकस कर रहे हैं। बाकी ये जो यूनिट है वो तो जीपेट बेस्ड भी है, जीपेट वाले स्टूडेंट भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें और है जो जीपेट वाले स्टूडेंट में और क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फार्माकोलॉजी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज विद अ ड्रग। कहने का मतलब हमने अगर कोई ड्रग बॉडी में लिया तो वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कैसे हमारी सर दर्द होती है वो सर दर्द ठीक हो जाती है, या फीवर लगी होती है, तो अदर जो भी डिजीज है या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के हैं तो किसी मेडिसिन को लेने के बाद ही क्यों ठीक हो जाती है।
तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस एक्चुअली होती है कि वो ड्रग जो मेडिसिन हमने अपनी बॉडी में ली, तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करेगा, तब तो वो ठीक करेगा। और सेकेंड चीज है कि हमारी बॉडी भी उस ड्रग के साथ कुछ करेगा, क्योंकि हम स्टमक के अंदर मेडिसिन लेते हैं, हमने ओरल रूट के द्वारा हमने मेडिसिन लिया, एक टैबलेट खाई, कहाँ पे गया बेटा, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, और वो ठीक क्या कर रहा है, तो सर दर्द ठीक कर रहा है, हेडेक ठीक कर रहा है। यानी वो ड्रग यहाँ से हेडेक यानी कि हमारे ब्रेन वाले रीजन में, या तो जो भी उसका टारगेट ऑर्गन है, टारगेट टिश्यू हमारी बॉडी में जहां पर ड्रग को अपना एक्शन देना है, तो वहां पर वो ड्रग्स क्या होती है, जाती कैसे है, तो उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पर दो चीजें पढ़नी होती फार्माकोलॉजी में कि एक तो ड्रग हमारी बॉडी में आई, तो ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, और सेकंड अगर ड्रग हमारी बॉडी में आ गई तो बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया। तो यही दो सेगमेंट हमने यहाँ पर डिवाइड किया फार्माकोलॉजी के अंदर में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग्स, यानी जो हमारी बॉडी है ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा कि भाई हमारी बॉडी उस मेडिसिन के साथ, जो मेडिसिन खाते हैं या आईवी रूट के द्वारा या फिर जो भी मेडिसिन का डोजेज फॉर्म है, उसको जब हम यूज करते हैं, लेते हैं अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उस मेडिसिन के साथ क्या करती है, उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स की डिस्कस करेंगे। और फार्माकोडायनामिक्स में क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट द ड्रग डज विथ द बॉडी, यानी कि जो ड्रग्स हमने लिया, जो मेडिसिन हमने लिया, वो मेडिसिन हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, दैट इज फार्माकोडायनामिक्स। तो दो चीजें यहाँ पर है। फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए हमने टोटल कितने सेगमेंट डिवाइड किए, 2 सेगमेंट। फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई। और सेकंड है फार्माकोडायनामिक्स, इट मींस व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, इट मींस ड्रग्स बॉडी के साथ क्या कर रही है, दैट इज फार्माकोडायनामिक्स। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों सेगमेंट क्लियर हो गए होंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है। तो फार्माकोडायनामिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट द ड्रग डज विथ आवर बॉडी, भाई ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा, तो ड्रग अपना एक्शन देगा। क्या देगा, ड्रग हमारी बॉडी में, अगर हम फीवर ठीक करने के लिए लिए होंगे तो वो फीवर ठीक करेगा, अगर पेन को रिड्यूस करने के लिए लेंगे तो पेन, अगर टीबी को ठीक करने के लिए लेंगे तो टीबी, अगर हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए देंगे तो हाइपरटेंशन ठीक करेगा। यानी ड्रग अपना एक्शन देगा। एक्चुअली में ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा, तो ड्रग अपना एक्शन देगा। तो एक्शन के लिए ड्रग कोई ना कोई प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा कि ड्रग जो है वो कोई ना कोई क्या करेगा भाई, प्रिंसिपल फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, यानी एक्शन देने के लिए कौन सा प्रिंसिपल को वो फॉलो करता है। और सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी ड्रग कोई ना कोई मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो दो चीजें हैं, ड्रग हमारी बॉडी में एक्शन देगा, तो एक्शन के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल फॉलो करेगा, यानी अपना कोई रूल्स होंगे ना, जैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारा कोई प्रिंसिपल है कि मॉर्निंग में उठना है, रात में सोना है, खाना खाना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही मेडिसिन की भी अपना क्या होता है, खुद की प्रिंसिपल होती है, और उसी प्रिंसिपल के बेस पर वो अपना एक्शन देती है। और सेकंड क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि वो एक्शन देने के लिए कौन से मैकेनिज्म को बॉडी में फॉलो करती है। कोई ना कोई तो प्रोसेसेस होंगे ना, कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, जिस प्रोसीजर को वो फॉलो करता होगा बॉडी में। एक्चुअली में डिसऑर्डर या डिजीज कैसे होते हैं, डिजीज यानी कोई पैथोलॉजिकल ऑर्गन आ गया, पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गई और हमारे सिस्टम को वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। और डिसऑर्डर मींस क्या होता है बेटा, कि हमारी बॉडी ही डिस्टर्ब हो गई है। हाइपरटेंशन में क्या होता है भाई, 72 पर मिनट अगर बीट नहीं कर रही है, उससे ज्यादा हो रही है तो हाइपरटेंशन, यानी हमारी बॉडी ही डिसबैलेंस हो गई है। तो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, फिर से उसको रेगुलेट करने के लिए, फिर से अपने वापस वाले मोड में, अपने एक्चुअल मोड में लाने के लिए ड्रग अपना एक्शन शो करती है। और उस एक्शन के लिए कोई ना कोई प्रोसेस प्रोसीजर जो हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हुई है या डिसबैलेंस हुई है, उस बॉडी के प्रोसेसेस को वो फिर से क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, यानी कि बैलेंस करेगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ड्रग में देखिए क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग में ड्रग क्या करेगी, या तो चीजों को स्टिमुलेट करेगी। जैसे मान के चलो हमें लो बीपी है, हमारे बीपी लो हो गई, यानी हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप आउट ज्यादा नहीं कर रहा है, या तो हम डिप्रेशन में चले गए, हमें डिप्रेशन हो गई है, तो उस केस में क्या करेगी भाई ड्रग, तो ड्रग अपना एक्शन शो करेंगे कि भाई जहां पर जिस भी ऑर्गन के पास आपको जाना है, उस ऑर्गन को आप स्टिमुलेट कर दीजिए। स्टिमुलेट का मतलब उसको उत्तेजित कर दीजिए। अब अगर मान के चलो हमारी हार्ट जो है, हार्ट बीट कम हो रही है, 72 पर मिनट नहीं हो रही है हमारी हार्ट की बीट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वैसे ड्रग यूज करेंगे जो हार्ट रेट को इंक्रीज करे, 72 कर दे, यही होगी ना। तो वो हमारा ट्रीटमेंट भी हो गया और ड्रग का अपना एक्शन भी हो गया। तो ड्रग ने अब यहाँ पर कौन सा फॉलो किया, स्टिमुलेशन,
बॉडी को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। सम केसेस में इनहिबिट करेगा, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी हमारी बढ़ गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। या आप ये उठा लो आप, बहुत सारे बॉडी में डिजीज हैं जो इनहिबिशन के कारण होते हैं, बहुत ज्यादा इनहिबिट हो जाता है, जैसे कि हाइप्नोटिक सेडेटिव, अगर उसकी ड्रग पॉइजनिंग हो जाए, यानी अगर इंसान कोई कोमा में चला जाए या एनेस्थेटिक स्टेज में चला जाए, उस केस में जो एनेस्थेटिक स्टेज में ले जाने के लिए जो ड्रग हम यूज करेंगे वो क्या रहेगी, इनहिबिशन, यानी कि प्रोसेसेस को कम करें। या हाइपरटेंशन के केस में क्या हो गया, तो हाइपरटेंशन के केस में हार्ट बीट बढ़ी हुई है, उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनहिबिटरी ड्रग। थर्ड एक्शन क्या है, इरिटेशन, बॉडी में जाएगा तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट इरिटेशन भी वो ड्रग शो करेगा। और फोर्थ चीज क्या है, रिप्लेसमेंट, यानी अगर कोई चीज हमारी बॉडी में खराब हो गई है या तो बाहर से चीजें आ गई हमारी बॉडी में, पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आ गई है, तो ड्रग वहां पर उन चीजों को रिप्लेस कर देगा। आया समझ में, या तो हमारी बॉडी की सेल डैमेज हो गई तो उसको रिप्लेस कर देगा। तो ड्रग की बेसिकली एक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है ड्रग की एक्शन का, तो या तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी में जाएगी तो चीजों को स्टिमुलेट करेगी, या तो हमारी बॉडी में जाएगी तो चीजों को इनहिबिट करेगी, या तो वहां पर कुछ इरिटेशन कॉज करेगी, या तो वो रिप्लेस करेगी। यही 4 ऑप्शंस आपको करेक्ट याद रखने हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है। इसके अलावा कोई प्रिंसिपल नहीं है बेटा ड्रग एक्शन का। सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा है फिजिकल मैकेनिज्म, केमिकल मैकेनिज्म, एंजाइमेटिक मैकेनिज्म और रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब एक्चुअली होता क्या, देखो, या तो ड्रग फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर वो अपना एक्शन शो करेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा चारकोल। चारकोल क्या है बेटा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है एड्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आती है, एड्जॉर्बेंट, कि जिस भी मीडियम में आप उसको रखोगे चारकोल को, तो वो चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी अपने अंदर। तो अगर कोई इंसान, कोई ह्यूमंस बीइंग पॉइजन ले लिया है, यानी जहर खा लिया, पॉइजनस सब्सटेंस उसने क्या कर लिया, बॉडी में ले लिया है, तो उस केस में अगर वो स्टमक में है तो उस केस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चारकोल करते हैं, यानी चारकोल को पहले उसको खिलाते हैं। अब चारकोल स्टमक में गया और चारकोल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो चारकोल की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान के चलो ये अपना स्टमक है, ये अपना क्या है, स्टमक है, और इस स्टमक में क्या है भाई, पॉइजनस सब्सटेंस है। अब हमने क्या दे दिया, चारकोल, ये हमारा क्या है भाई, चारकोल है। तो ये चारकोल यहाँ से चीजों को क्या कर लेगा, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस है सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बेंट। अब वोमिटिंग करवा करके सारे के सारे चारकोल को क्या कर देंगे, बाहर करवा देंगे। अब चारकोल के साथ जो भी स्टमक में पॉइजनस सब्सटेंस था बेटा, ये सभी के सभी पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी से क्या हो गया, बाहर। आया समझ में। तो यहाँ पर ड्रग का मैकेनिज्म क्या था, तो ड्रग की खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि चीजों को वो एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ड्रग ने वहां पर एब्जॉर्बेंट का काम किया और पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी से बाहर करा दिया। तो ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का बेस्ट एग्जांपल है एंटासिड। जैसे एसिडिटी हो जाती है, किसी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। एसिडिटी होने का मतलब हुआ कि एसिड का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो उस केस में हम ऐसा ड्रग यूज करते हैं जो एसिड कंसंट्रेशन को, एसिडिक पीएच मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल होता है। तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग लेते हैं, एंटासिड। उसके लिए हम क्या लेते हैं, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने एग्जांपल क्या दिया बेटा, चारकोल, क्या दिया, चारकोल। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या एग्जांपल दिया, एंटासिड, क्या दिया, एंटासिड। है समझ में। तो एंटासिड नाम से ही है, एंटी यानी कि अंगेज, किसके भाई, एसिड के, एसिडिक मीडियम को पीएच में कन्वर्ट कर दो, दैट इज केमिकल मैकेनिज्म। यानी ड्रग ने अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर अपना वहां पर क्या किया, एक्शन किया, दैट इज केमिकल मैकेनिज्म। फिजिकल मैकेनिज्म क्लियर हो गया, केमिकल मैकेनिज्म क्लियर हो गया। हालांकि ये दोनों मैकेनिज्म बेटा लेस देन मान के चलो ये लेस देन 5% ही रोल होता है इसका, यानी मैक्सिमम जो ड्रग है ना बेटा, इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, अपना एक्शन देते हैं। कौन से दो मैकेनिज्म, या तो एंजाइमेटिक मैकेनिज्म या तो रिसेप्टर वाले मैकेनिज्म पे, यानी कि 95% ड्रग जो है वो एक्शन क्या देती है, या तो एंजाइमेटिक या तो रिसेप्टर। लेस देन 5% जो ड्रग है वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्या देते हैं, एक्शन देते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे, समटाइम्स क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिए जाते हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग फार्माकोडायनामिक्स और ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो वहां पर याद रखना है कि लेस देन 5% ड्रग
give their own action by physical or chemical mechanism or properties, है ना. Rest of all drug given their own action by enzymatic और receptor mechanism. इस पॉइंट का हमें क्या करना है, याद रखना है. तो अब देखो एंजाइमेटिक मैकेनिज्म क्या हुआ कि हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है जी. हमारी ड्रग जाएगी उस एंजाइम को, जैसे मान के चलो कोई एंजाइम्स है तो किसी रिएक्शन, एंजाइम क्या है, बायोकैटालिस्ट, यानी कि किसी न किसी रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. अब मान के चलो बॉडी में वो रिएक्शन ही क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है. तो अब ये ड्रग क्या करेगा, उस एंजाइम पे जाकर के, ये एंजाइम है तो हमने जो ड्रग लिया, ये ड्रग उस एंजाइम पे जाकर के बाइंड करेगा, उस एंजाइम के ऊपर क्या करेगा, बाइंड करेगा, और एंजाइम को क्या करेगा, पोटेंशिएट करेगा. पोटेंशिएट करेगा तो एंजाइम अपना क्या दे देगा, एक्शन, और एक्शन मिल गया, यानी कि हमें जो भी डिजीज या डिसऑर्डर हुआ है तो हमारी ठीक हो गई. या तो कोई पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है भाई, तो कोई एंजाइम प्रेजेंट है तो उस एंजाइम को क्या कर दो, इनहिबिट कर दो. तो यहाँ पर ड्रग क्या करता है, एंजाइम को टारगेट करता है. और आपने पढ़ा भी होगा या तो आने वाले टाइम पे आप स्टडी भी करोगे, है ना. नेक्स्ट है बेटा रिसेप्टर मैकेनिज्म. रिसेप्टर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो रिसेप्टर एक्चुअली में क्या है बेटा कि हमारी बॉडी में जस्ट लाइक अ रिसेप्शन, जैसे आप लोग किसी कोचिंग में, कॉलेज में, स्कूल में या होटल रेस्टोरेंट कहीं पर भी जाते होंगे तो आपको क्या दिखाई देता होगा, रिसेप्शन दिखाई देता होगा. तो जस्ट लाइक अ रिसेप्शन हमारी बॉडी के हर एक सेल में एक रिसेप्टर होता है. जैसे मान लो ये एक सेल है, सेल से क्या बनेगा बेटा, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो अगर कोई देखो सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है वो फंक्शन किसके थ्रू परफॉर्म होती है, सेल के थ्रू. तो हर सेल के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर, है ना. क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर. अब जैसे मान के चलो एक मैसेज डेवलप हुआ हमारी बॉडी में, स्टिमुलाई डेवलप हुई जो मैसेज लेकर के जा रही है, तो मैसेज लेकर के जाती है या कोई अदर हार्मोन्स या तो कोई भी है, तो वो रिसेप्टर इसको सबसे पहले उस मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है. रिसीव, जैसे मान के चलो आप किसी कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में रिसेप्शन पे आपको सबसे पहले रिसीव किया जाता है. रिसीव करके आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पर्पज से आए हो, तो आप बोलोगे मैं एडमिशन लेने आया हूँ, यानी आपको वो रीड कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. उसके बाद आपको बताएगा कि हाँ ये फीस है, या तो यहाँ से वहां चले जाइए, यहाँ पर आपको एडमिशन हो जाएगा. यानी उसके बाद वो आपको क्या करेगा, आंसर देगा, यानी कि रिस्पॉन्स देगा. ट्रिपल आर की प्रोसेसेस होती है, रिसीविंग, रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. तो वैसे ही हमारे सेल में भी बेटा जब भी कोई हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स या ड्रग्स या फूड सब्सटेंस या स्टिमुलाई, कोई भी चीजें अगर किसी सेल के ऊपर, यानी सेल के ऊपर का मतलब है कि किसी टिश्यू के ऊपर, और टिश्यू के ऊपर का मतलब है किसी ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर का मतलब किसी ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, यानी पूरी बॉडी. बेसिक यूनिट तो सेल है. जब तक सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तब तक कोई ऑर्गन परफॉर्म नहीं करेगा, टिश्यू परफॉर्म नहीं करेगा. तो सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस इस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करता है. तो रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, उसको समझा यानी रीड किया, उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है. यानी अब सेल क्या करेगा, अच्छी चीजें रहेगी तो उसको पोटेंशिएट करेगा, और डाउन चीजें रहेगी तो उसको रिड्यूस करेगा. तो मैक्सिमम जो ड्रग होते हैं बेटा या तो एंजाइम को अप्रोच करते हैं, किसी एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, और आप जैसे जैसे आगे फार्माकोलॉजी पढ़ोगे आपको वो चीजें समझ में भी आने लगेगी कि हाँ यार मैक्सिमम जो ड्रग है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या तो एंजाइम्स के थ्रू शो करता है या तो किसी न किसी रिसेप्टर को अप्रोच करके शो करता है. तो यहाँ पर ड्रग क्या करता है, किसी एंजाइम को टारगेट किया तो रिसेप्टर को. जैसे मान के चलो एक रिसेप्टर है बीटा रिसेप्टर. बीटा रिसेप्टर क्या करता है, तो हार्ट में प्रेजेंट है, और ये क्या करता है भाई, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है. क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज किया, और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी भाई, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, एक डिसऑर्डर हो गई. अब हमें हाई ब्लड प्रेशर ठीक करनी है तो अब क्या करेगा, बीटा जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम ऐसा ड्रग बनाएंगे जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे. ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. हार्ट रेट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया, और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. यानी जो हाई हुआ था उसको वो क्या कर देगा, लो कर देगा. तो देखो यहाँ पर ड्रग ने कुछ किया नहीं, ड्रग के पास कुछ नहीं है. ड्रग जो क्या करती है, या तो हमारे एंजाइम को टारगेट करती है या तो रिसेप्टर को टारगेट करती है, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती है. जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे, हालांकि फार्मासिस्ट वाले एग्जामिनेशंस में तो नहीं है ये सब चीजें पढ़ने को, लेकिन जो जीपेट के स्टूडेंट है, नाइपर के स्टूडेंट है, तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे फार्माकोलॉजी के वीडियोस में ऑलरेडी डाल रखा हूँ जिसमें आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में चीजों को समझ सकते हैं.
तो वहां पर ड्रग जो है या तो किसी रिसेप्टर को टारगेट करता है या तो एंजाइम को। तो याद रखेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ओनली 5% ही ड्रग जो है बेटा वो अपना एक्शन शो करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, जबकि मैक्सिमम ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, किसी न किसी एंजाइम को टारगेट करेगी या तो किसी न किसी रिसेप्टर को क्या करेगी, टारगेट करेगी। तो देखो फार्माकोडायनामिक्स को मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन मैंने बता दिया कि ड्रग क्या करेगा, चीजों को स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा या इरिटेट करेगा या तो रिप्लेसमेंट करेगा। इरिटेशन का मतलब होता है वो कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करेंगे, है ना। और सेकंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मैंने बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एंजाइमेटिक या तो रिसेप्टर प्रॉपर्टी के बेस रिसेप्टर के थ्रू क्या करेगा, वो अपना एक्शन शो करेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कितना हो गया, 4। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, दैट्स वाई आपको यहाँ पर लिखी हुई चीजें नहीं मिलेगी। फार्माकोकाइनेटिक्स को मैंने पूरे अच्छे से लिख करके आपको बताया बेटा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और डायनामिक्स का मतलब है कि ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करती है। तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान के चलो कि ये हमारी स्टमक है ना, ये हमारी क्या है भाई, तो स्टमक है ना, और मान लो ये हमारा टारगेट ऑर्गन है, मान लो ये हमारा ब्रेन है और हमें हेडेक हुई है। क्या है भाई, ये हमारा ब्रेन है और हमें क्या हुई है, हेडेक हुई है, यानी कि ड्रग को अपना काम यहाँ पर देना है। और यहाँ पर क्या है भाई, तो बॉडी में तो ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं, तो डेट इज ब्लड वेसल्स, जहां पर ब्लड फ्लो करता है। अब देखो हमने कोई ड्रग लिया, ड्रग को ओरल रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया, ड्रग कहाँ पे गया भाई, स्टमक में। अब ये ड्रग यहाँ से क्या पर जाएगा, इस ब्लड में। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड प्लस ड्रग क्या चला गया, ड्रग। अब ये ब्लड के थ्रू ये ड्रग पूरी बॉडी में जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता है बॉडी में, सिस्टमिक सर्कुलेशन उसको बोलते हैं, पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है। तो अब ये ड्रग यहाँ ब्लड के थ्रू कहां पर जाएगा, टारगेट ऑर्गन में, डेट इज टारगेट ऑर्गन। ये हमारा क्या है बेटा, टारगेट ऑर्गन, याद रखेंगे, डेट इज टारगेट ऑर्गन। यानी यहीं पे हमें एक्शन देना है भाई, ब्रेन में मान लो हमें हेडेक है, हमने मेडिसिन लिया, ड्रग कहां पे गया, टारगेट ऑर्गन में, और ड्रग ने अपना काम कर दिया, स्टिमुलेट करना था, इरिटेट करना था, रिप्लेसमेंट करना था, इनहिबिशन करना था, और या तो एंजाइम के थ्रू एक्शन दिया या तो रिसेप्टर के थ्रू, किसी भी तरह से ड्रग ने अपना एक्शन दे दिया, यानी ड्रग ने अपना यहाँ पे काम कर दिया। मतलब जिस भी पर्पस के लिए हमने ड्रग को यूज किया था, यानी कि ड्रग को हमने हेडेक ठीक करने के लिए यूज किया था, वो ड्रग ने अपना हेडेक ठीक कर दिया। अब ये ड्रग क्या करेगा भाई, तो अब ये ड्रग वापस से ब्लड वेसल्स में आएंगे, ये भी एक ब्लड वेसल्स है बेटा, है ना। अब ये ड्रग यहाँ से वापस से, देखना क्या हो रही है, ये ड्रग यहाँ से अब अपना काम करके वापस से ब्लड वेसल्स में आ गई, तो यहाँ पे ड्रग आ गया, ब्लड वेसल्स में क्या आ गया, ड्रग। यहां से ड्रग अब क्या होता है बेटा, कि देखो जितना ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी बेटा ड्रग को बॉडी से बाहर होना है। यानी अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो हम ड्रग को खा लिए क्योंकि जरूरत थी उसकी, नहीं तो हम ठीक ही नहीं होंगे। लेकिन अगर वो ड्रग हमारी बॉडी में रह जाती है तो वो पॉइजनस कॉज करेगी, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है भाई, तो फॉरेन सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं है, फॉरेन पार्टिकल है। तो दैट्स वाई वो ड्रग का जितना अंदर जाना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा ड्रग का बॉडी से बाहर जाना जरूरी होता है। तो दैट्स वाई अब ड्रग बॉडी से बाहर जाएगी, और बॉडी से बाहर जाने के लिए ड्रग को हाइड्रोफिलिसिटी में कन्वर्ट होना पड़ता है। मैं अभी आपको बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन वगैरह जब डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा तो यहां से ड्रग कहां पर जाता है बेटा, लीवर में, या तो और भी टारगेट ऑर्गन है, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है, वहां पर जाता है, तो दैट इज लीवर। तो लीवर में क्या आ गया भाई, तो लीवर में हमारा क्या आ गया, ड्रग। यहां से ड्रग कहां पर जाता है बेटा, तो किडनी के अंदर, ये हमारा क्या है, किडनी। तो ड्रग कहां पे चला गया, किडनी, और किडनी से फिर यूरिन के द्वारा ड्रग क्या हो जाता है, यूरिन प्लस ड्रग क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। यही प्रोसेस होता है। तो देखो बॉडी ने क्या किया भाई, तो बॉडी ने ड्रग को अंदर लिया, ड्रग कहां पे गया, स्टमक में, उसके बाद उसको भेजा कहां पे, ब्लड में, ब्लड से कहां भेजा, टारगेट ऑर्गन में, यानी जिस भी ऑर्गन पे उसको काम करना था, वहां से फिर लीवर में भेजा, लीवर से फिर किडनी में, और किडनी से फिर बॉडी से बाहर कर दिया। यही तो हमारी बॉडी कर रही है ड्रग के साथ।
इसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग, तो बॉडी डज मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू इन और आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी एक्चुअली में कुछ करती नहीं है, ड्रग को केवल मूव करवा रही है। स्टमक से यहाँ मूव करके लेके चला गया, यहाँ से यहाँ टारगेट ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन से फिर मूव कर गया, फिर लीवर में, लीवर से मूव करा के किडनी में, और किडनी से मूव करा के बॉडी से बाहर कर दिया। तो एक्चुअली में हमारी बॉडी ड्रग के साथ केवल क्या करती है? मूवमेंट। और काइनेटिक्स का मतलब ही क्या होती है? काइनेटिक्स का मतलब ही होती है मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो काइनेटिक्स का मतलब ही होता है एनर्जी वाली जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट वाली जो एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ड्रग का मूवमेंट जो हो रहा है, यही मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। और हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करे? तो केवल ड्रग को मूव कर रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कहां कहां मूव कर रही है? तो पहली मूवमेंट जो है बेटा, जो यहां पर मूवमेंट है फर्स्ट, सेकेंड मूवमेंट टारगेट ऑर्गन, थर्ड मूवमेंट यहाँ पर ड्रग को लिपोफिलिसिटी से हाइड्रोफिलिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, और फोर्थ मूवमेंट है यूरिन के फॉर्मेट को बाहर किया जाता है। तो टोटल 4 मूवमेंट है, और यहीं पर ये 4 चीजें यहाँ पर दी गई, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर भी है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो देखो ड्रग जो मूवमेंट करा रही है, हमारी बॉडी जो मूवमेंट करा रही है ड्रग को, वो कितने प्रोसेस के थ्रू करा रही है? 4 प्रोसेस के थ्रू, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के थ्रू। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी जहां पर आपने एडमिनिस्टर किया यानी स्टमक में, वहां से ड्रग मूव होकर के कहां पर गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड। याद रखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पर है ना सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड। यहाँ पे मैं लिख दिया है ना ब्लड। तो देखो ब्लड पहला काम हमारी बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ कि वो उसको मूव करा करके कहां पर लेके जा रही है? ब्लड में। यानी यहां से ड्रग, स्टमक से ड्रग को ब्लड में जाना ही क्या कहलाता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन, यानी ब्लड से अब जो ड्रग मूव होकर के टारगेट ऑर्गन यानी ब्रेन में जा रही है, इस अप्रोच को ही, इस मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर यानी लिपिड सॉल्वर ड्रग फ्रॉम पोलर यानी कि वाटर सॉल्वर इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। यानी ये थर्ड प्रोसेस जो लीवर में हो रही है, यहाँ पे ड्रग को ना लिपिड सॉल्वर से वाटर सॉल्वर में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इस प्रोसेस को यानी कि ड्रग जो है लिपिड सॉल्वर उसको कन्वर्ट करके वाटर सॉल्वर में कर दिया गया, दैट इज मेटाबॉलिज्म। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो आगे मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से बाहर करना, यूरिन के फॉर्म में या बाइल्स के थ्रू, फीसेस के थ्रू, स्वेट के थ्रू, मतलब जो भी रीजन्स है, जो भी हम अप्रोच यूज करता है बॉडी, उसके थ्रू ड्रग को बॉडी से बाहर करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो एक्चुअली में यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हो रही है भाई? तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? तो ड्रग को मूवमेंट करवा रही है। और मूवमेंट कितने मैकेनिज्म के थ्रू करा रही है? तो मूवमेंट के लिए मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है 4। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? तो ड्रग को मूवमेंट करवा रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस मूवमेंट में कितनी प्रोसेसेस के थ्रू मूवमेंट हो रही है बॉडी में? 4 प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसेसेस क्या है? तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। टोटल कितने प्रोसेसेस हैं? 4 प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आ गया बेटा? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो हम डेफिनेशंस बुक वाले ऐसा आप देखोगे कि केडी त्रिपाठी या तो जो भी आप अगर बुक फॉलो करोगे फ्यूचर में या तो अभी फॉलो कर रहे होगे फार्माकोलॉजी का, तो आप वहां पर डेफिनेशन अलग टाइप का देखोगे। तो डेफिनेशन बुक का हमें नहीं फॉलो करना। डेफिनेशन का मतलब हाउ यू डिफाइन, आप कैसे उसको डिफाइन कर रहे हो चीजों को। तो हमने डिफाइन किया कि पहली बार मूवमेंट जो हुई वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी जहां पर हमने ड्रग को डाला वहां से वो ब्लड में है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। सेकंड मूवमेंट क्या हुआ भाई? तो वो वहां से टारगेट ऑर्गन में गया ब्लड से, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या हुआ? तो लिपिड सॉल्वर ड्रग को वाटर सॉल्वर में कन्वर्ट किया गया, लीवर में या तो और अदर ऑर्गन्स में, जो आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, मोस्टली लीवर में होती है। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म। और बॉडी से बाहर कर दिया गया ड्रग। जब ड्रग अपना एक्शन दे दिया तो हम उसको क्यों रखेंगे? हमारी भाई ह्यूमन फिनोमेना, ह्यूमन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जिससे हमें काम रहता है उसको हम अपने पास रखते हैं, और जिससे हमारा काम खत्म हो गया उसको हम बाहर धक्के मार के बाहर कर देते हैं। तो भाई जो मेडिसिन हमने यूज लिया था उससे काम हो गया तो हम उस मेडिसिन को रखकर क्या करेंगे?
उसको हम बाहर कर देते हैं। तो उस प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स का जो डेफिनेशन वाला पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सेलेरेशन का जो डेफिनेशन है बेटा, वो आपको आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। अब एक एक करके उसको डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हैं बेटा, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स से आपको डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो। और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स नहीं आएगी, तब तक हमें फार्माकोलॉजी समझ में आने वाले टाइम पे नहीं आएगी। और मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो हमारा फार्मेसी का है बेटा, वो क्या है, फार्माकोलॉजी है। क्यों मेन सब्जेक्ट है? क्योंकि हम इसमें ड्रग्स की स्टडी करते हैं, और ड्रग की पढ़ाई करना ही तो फार्मेसी कहलाती है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले प्रोसेस है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एब्जॉर्प्शन पढ़ने के पहले मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने का मैकेनिज्म। आपको लग रहा होगा कि ये मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट, जैसे मान के चलो ये स्टमक था, ड्रग स्टमक से कहां पे चला गया, ब्लड वेसल्स में। तो ड्रग इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, उसके बाद ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया। तो ये क्रॉस क्यों करता है, कैसे करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या हर कोई सबस्टांस क्रॉस कर जाता है, या उस सबस्टांस की एक यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्रॉस करने के लिए? क्या कोई मैकेनिज्म फॉलो करती है कोई भी कंपोनेंट्स या सबस्टांस ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ऑब्वियसली उन सारे मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे ये स्किन है और यहाँ पर क्या है, वाटर। तो ये वाटर इस स्किन को क्रॉस नहीं कर सकता। आप अगर स्विमिंग पूल में नहा रहे हो या तालाब में नहा रहे हो, तो क्या वो पानी अंदर घुस जाती है? नहीं घुसती है ना। हमारी स्किन उसको क्रॉस नहीं, मतलब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है, हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस हैं, वो इजिली हमारी बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन लिपिड सॉल्वर मॉलिक्यूल, जैसे हम कोई क्रीम यूज करते हैं या हम ऑयल यूज करते हैं, तो वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। हम जैसे ही रब करते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो वो क्या होती है, एब्जॉर्ब कर देती है हमारी स्किन। यानी कि लिपिड सॉल्वर सब्सटेंस जो है वो इजिली मेम्ब्रेन क्या कर लेती है, उसको क्रॉस करवा लेती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाइड्रोफिलिक भी क्रॉस नहीं करती है। हमें नदी क्रॉस करना है, हम तैरना नहीं जानते हैं, जो फिशेस वहां पे प्रेजेंट, यानी जो मछलियां वहां पे उपस्थित है, प्रेजेंट है बेटा, तो वो तो इजिली नदी को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि उसका वो नेचर ही है। लेकिन इंसान, हमें नदी क्रॉस करनी है, तो हम तैरना मुझे नहीं आता, तो क्या हम क्रॉस नहीं करते हैं? करते हैं, किसी बोट के सहारे के थ्रू। यानी कोई ना कोई हम नाव का सहारा लेते हैं, बोट यूज करते हैं, यानी कोई ना कोई कैरियर यूज करते हैं जो हमें सहारा देता है और हम क्रॉस कर जाते हैं। तो वैसे ही लिपिड सॉल्युबल क्या है भाई, कि लिपिड सॉल्युबल, अगर कोई लिपिड है तो लिपिड तो इजिली क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर वो वाटर है तो किसी न किसी कैरियर के थ्रू वो क्या होगा भाई, तो यूज होगा। कैरियर को यूज करते हुए वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। डायरेक्ट वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसी प्रोसेसेस को अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर में, एब्जॉर्प्शन के अंदर में, जिसको समझना बहुत जरूरी है ना। अब देखो उस मैकेनिज्म में कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्टरेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। टोटल 3 मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के मेम्ब्रेन को क्या कर लेती है, क्रॉस कर जाती है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, एक्चुअली पैसिव ट्रांसपोर्ट को पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं, है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है, यहाँ पर हर एक पॉइंट दिया गया बेटा, और एक एक पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी मूवमेंट टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे मान के चलो ये 2 वाटर टैंक है, टैंक ए एंड दिस वन इज टैंक बी। दोनों की कैपेसिटी भाई सेम है, यानी इसमें भी 1000 लीटर पानी आएगी, इसमें भी 1000 लीटर। लेकिन हमने यहाँ पर इसको फुल कर दिया एक टैंक को, यहाँ पर वाटर से हमने फुल कर दिया बेटा एक टैंक को, और इन दोनों के बीच में हमने एक पाइप लाइन जोड़ दी कि क्रॉसिंग हो जाएगा, और एक में पानी हमने बस थोड़ा सा रखा है। तो अब बताओ ये वाटर कहां से कहां मूव करेगी, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा है, तो ये वाटर यहाँ से इस पाइप के थ्रू कहां पे चली जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन वाले में, क्योंकि यहाँ पर पानी कम है। तो अब ये कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी वही वाटर, यहाँ पर भी वही वाटर, तो ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो देखो मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन,
ए वाले में कंसंट्रेशन क्या था भाई, हाई था, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, और इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या था, लो था। तो हाई से लो मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, हाई, जैसे मान के चलो स्टमक में कोई ड्रग है और ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी में घूमते रहा, तो क्या इस ब्लड के अंदर कोई ड्रग है, नहीं, तो हाई कंसंट्रेशन कहां पर है, स्टमक में, तो हाई टू लो ड्रग कहां पे मूव करके चला गया, ब्लड में, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। है समझ में, यानी मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो ड्रग ही क्यों या फूड हो या जो भी चीजें हम यूज करते हैं, वाटर पीते हैं या जो भी चीजें हम यूज करते हैं, तो उसकी मूवमेंट जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर हो रही है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर होगा, ये इसे याद रखना। सेकंड है फॉलो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करता है, डाउन हिल। अब देखो दो चीजें हैं, हाई है और एक जगह लो है, तो हाई से लो आना यानी कि ऊपर से नीचे आना, पहाड़ से नीचे उतरना, तो ये क्या होता है, डाउन हिल। और लो से अगर हाई रहेगा यानी लो कंसंट्रेशन से हमको हाई कंसंट्रेशन में अगर भेजना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अप हिल। तो दो प्रिंसिपल होता है बेटा, एक होता है अप हिल ट्रांसपोर्ट और एक होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। यानी एक पहाड़ से नीचे उतरना यानी कि ऊंचा से नीचे आना है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और एक लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना यानी कि अप हिल। दोनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि क्या करेगा, तो फॉलो करेगा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट को। ओनली लिपोफिलिक ड्रग्स फॉलो पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने आपको वही पॉइंट लिखा है जहां से आपको जीपेट में, नाइपर में या तो अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओनली लिपोफिलिक ड्रग्स फॉलो पैसिव ट्रांसपोर्ट। केवल लिपोफिलिक ड्रग्स ही क्या करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करती है। मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स डिफ्यूज क्विकली। जो लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर ड्रग की ज्यादा होगी तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी यानी कि क्रॉस कर जाएगी। इट मींस लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग में अफेक्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ऑब्वियसली अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगी, अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कम होगी। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन बी आल्सो नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट है एनर्जी एंड कैरियर माइटी विल नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस बाय दिस मैकेनिज्म। ऑब्वियसली जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, हम एक बॉल को ऊपर के हाथ से छोड़ दो तो ऑटोमेटिक ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आ जाएगी, या तो जो भी है ऊपर से चीजें को नीचे डालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। और सेकंड, ये लिपिड सॉल्युबल ही सब्सटेंस केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉलो करती है, इस कारण से यहाँ पर किसी भी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैरियर या नाव की सहारा भाई मछलियों को नहीं रहेगी, इंसानों को होगी। तो वैसे ही लिपिड सॉल्युबल तो इजीली क्रॉस कर ही जाती है स्किन को, दैट्स व्हाई लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस में कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में ना ही एनर्जी लग रही है ना ही कैरियर लग रही है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो डाउन हिल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड मूवमेंट हो रही है। इन सारे पॉइंट को आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन थ्रू पोर, मतलब स्किन में जो छोटे छोटे पोर होते हैं उस पोर्स के थ्रू भी समटाइम्स कुछ मॉलिक्यूल सब्सटेंस क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, है ना। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या होता है, पोर मतलब याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है, फिल्ट्रेशन भी है, और एक है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में देखो दो चीजें हैं, एक है कैरियर मेडिएटेड और एक है पिनोसाइटोसिस, यानी किसी ना किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी। और कैरियर की जरूरत किसको पड़ेगी, जो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी जिसको तैरने नहीं आएगा, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा होगा, तो उसको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, उसको जरूरत होगी किसी कैरियर की। तो कैरियर वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल इन पार्टिकुलेट फॉर्म। पार्टिकुलेट फॉर्म में किसी सब्सटेंस की मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। तो याद रखना है कि पिनोसाइटोसिस के थ्रू भी किसी कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के मेम्ब्रेन को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कैरियर मेडिएटेड। और कैरियर मेडिएटेड में दो चीजें बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखेंगे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक क्या है भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर केवल पैसिव नहीं है, फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और एक हमारा क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों के दोनों कैरियर मेडिएटेड है, यानी कि इनमें कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी, और कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी यानी कि वाटर यानी कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या कर जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा।
भाई मैंने क्या बताया कि स्किन से वाटर क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जो स्वेट होता है यानी जो पसीने होती है बॉडी की, वो भी तो वाटर सॉल्युबल है ना। वो कैसे क्रॉस कर रही है? तो वो क्रॉस कर रही है किसी न किसी कैरियर के थ्रू, यानी कोई ना कोई बोट का वो सहारा लेगा, किसी न किसी प्रोटीन को यूज करेगा, एंजाइम्स को यूज करेगा, और उसको अप्रोच करके वो क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, तो मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हाई कंसंट्रेशन रीजन। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, हाई टू लो है। अब यहाँ पर हो गया कि नहीं, यहाँ पर दो टैंक है, एक टैंक में क्या है भाई, पानी कम है बी वाले में, और ए में वाटर क्या है भाई, ज्यादा है, और इन दोनों को अगर हम पाइप से जोड़ते हैं तो अब मूवमेंट जो होगा वो बी से ए होगा, यानी लो टू, ये लो था और ये क्या था, हाई था। अब लो टू हाई होगा, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बताओ लो टू हाई यानी कि अप हिल ट्रांसपोर्ट, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे में कम था कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, अप हिल ट्रांसपोर्ट। और नीचे से ऊपर जाने के लिए यानी थ्रो करने के लिए हम नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी। तो एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड आल्सो। तो देखो ये सारी प्रोसेसेस आपको सारे पॉइंट वहां पर मिल जाएंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन, यानी मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है फॉलो अप हिल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाएगा तो अप हिल ट्रांसपोर्ट को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बोथ टाइप ऑफ ड्रग्स फॉलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस अगर यूज होगा तो कैरियर, और लिपोफिलिक होगा तो कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इन बोथ केसेस, है ना। तो हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बोथ टाइप ऑफ ड्रग्स फॉलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज एनर्जी एंड कैरियर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस बाय दिस मैकेनिज्म। एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, कैरियर की भी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फैसिलिटेटेड अलग है जी, पैसिव अलग है ना। फैसिलिटेटेड अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा सेचुरेशन में अकर ड्यू टू कैरियर, इट इज सेंसिटिव टू प्रोटीन लिमिट। ऑब्वियसली यहाँ पर कैरियर हम क्या यूज करते हैं, प्रोटीन। अब कैरियर का क्या है कि जैसे मान के चलो एक नाव है, नाव में 10 सीट है, तो अब आदमी यहाँ पर 100 भी आ जाएगा तो वो बैठाएगा तो 10 को ही ना, क्योंकि वो लिमिटेड है। इट मींस ये सेचुरेटेड है। अगर हम किसी नाव के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हम सेचुरेटेड हैं, एक लिमिट के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। और सेकंड प्रोटीन इनहिबिटर, अगर कोई ड्रग प्रोटीन को इनहिबिट करने वाला है तो वो ड्रग की मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि कैरियर के रूप में हम प्रोटीन ही यूज कर रहे हैं। जो हम नाव जिसको हम बोल रहे हैं, बोट जिसको बोल रहे हैं कि स्किन को या अदर मेम्ब्रेन को, बॉडी के बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने के लिए जो हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को हेल्प करने के लिए जो बोट जिसको हम बोल रहे हैं, जो कैरियर बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन है। तो दैट्स व्हाई प्रोटीन सेंसिटिव इनहिबिटर इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। So this is all about active transport. Next one is facilitated passive transport. Facilitated passive transport में देखिए क्या है, movement of substance from high concentration to lower concentration region। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा बेटा सब्सटेंस का, वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी सेम एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड में मैक्सिमम जो चीजें हैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह दिखाई देगा, है ना। जैसे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन था, सेम चीजें यहाँ पर भी है। मूवमेंट टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, सेम चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। फॉलो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये भी वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में ट्रांसपोर्ट थ्रू इट बाय द हेल्प ऑफ कैरियर। देखो वहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में केवल लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ही मूवमेंट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोफिलिक भी मूवमेंट कर रहा है। ये आपको एक अलग प्रॉपर्टी मिल गया किसके बीच में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बीच में, यानी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक एंड एनर्जी विल नॉट रिक्वायर्ड। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रही है, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कैरियर विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है। इट इज सेंसिटिव टू प्रोटीन इनहिबिटर। ये प्रोटीन इनहिबिटर से क्या है भाई, सेंसिटिव है, यानी क्योंकि यहाँ पर भी कैरियर यूज हो रही है, तो अगर प्रोटीन इनहिबिट करने वाले कोई ड्रग होंगे तो ये जो प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस को क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। सेचुरेशन यहाँ पर भी होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट है, तो दैट्स व्हाई सेचुरेशन इसको भी क्या हो सकता है, एक समय के बाद यहाँ पर भी सेचुरेशन हो सकती है। तो ये तो हमारा हो गया बेटा एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड।
अब हम लोग आते हैं कैरियर कि भाई ये कैरियर कितने टाइप का होता है। जिस कैरियर को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी कैरियर को हम लोग क्या करते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। यानी जिसके बेस पर अभी हम हाइड्रोफिलिक या तो लिपोफिलिक सब्सटेंस को अक्रॉस करवा रहे थे किसी मेम्ब्रेन्स के द्वारा, वहां पर क्या यूज हो रहा था, कैरियर यूज हो रहा था। तो उस कैरियर को अब हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो देखो कैरियर चैनल के फॉर्म में भी होता है और प्रोटीन के फॉर्म में भी होता है। यानी हमारी बॉडी में दो तरह के कैरियर होते हैं जो सब्सटेंस को क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कैरियर या तो किसी न किसी चैनल के फॉर्म में होगा या तो वो कैरियर किसी न किसी प्रोटीन के फॉर्म में होगा। चैनल के फॉर्म में क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। चैनल सबसे पहले डिस्कस करते हैं, या तो कैरियर प्रोटीन डिस्कस करते हैं। कैरियर प्रोटीन में पोर आर एब्सेंट सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज लो। कैरियर प्रोटीन में पोर प्रेजेंट नहीं होता है बेटा, जिसके कारण मूवमेंट जो है वो क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि पोर नहीं है। और बहुत सारे में पोर प्रेजेंट होता है इस टाइप का, तो मूवमेंट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है उस पोर के थ्रू। तो कैरियर प्रोटीन में यानी जो प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट होती है बेटा, उसमें पोर एब्सेंट होता है, इसलिए जो मूवमेंट है वो क्या रहता है, स्लो रहता है। अप्रोक्स 100 to 1000 आयंस पर सेकेंड यहाँ पर। ये कैरियर प्रोटीन की टाइप की अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप की अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ पर टोटल आपको 2 टाइप्स के कैरियर प्रोटीन देखने को मिल सकते हैं। एक है बेटा को ट्रांसपोर्ट और एक है यूनिपोर्ट। ये जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो प्रोसेसेस हो रही है इसमें आपको दो चीजें दिखाई दे सकती है। एक है को ट्रांसपोर्ट, नाम से क्लियर है कि कॉम्बिनेशन में होगा, यूनिपोर्ट मतलब सिंगल होगा। टू मॉलिक्यूल मूवमेंट टुगेदर इज नोन एज को ट्रांसपोर्ट। और यूनिपोर्ट का मतलब है वन मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज यूनिपोर्ट। यानी कि जैसे मान के चलो ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये एक कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पर एक सबस्टेंस ए है और एक सबस्टेंस बी है, लेकिन मूवमेंट एक ही का हो रहा है, केवल एक है, दैट इज यूनिपोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट। अगर हम को ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, है ना। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल क्या है, ए है ना, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है बी। अब देखो अगर ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल दोनों क्रॉस कर रहा है एक साथ, तो देखो टू मॉलिक्यूल मूव टुगेदर, एक साथ दो मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है। और या तो ये हो सकता है कि ये एक मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड आएगा ए, और एक मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड जाएगा, एक ही टाइम पे। दो चीजें हो सकती है। यहां पर भी दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहा है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहा है, दैट इज सिम्पोर्ट। अगर मूवमेंट टुगेदर यानी एक साथ दो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैंने आपको सेम डायरेक्शन, किसका भी डायरेक्शन यही था और इसका भी डायरेक्शन यही था, दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, यानी कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिम्पोर्ट। और अगर एक नीचे से ऊपर आ रहा है और एक ऊपर से नीचे जा रहा है, दैट इज एंटीपोर्ट। तो देखो कैरियर प्रोटीन में अगर मैं बात करूं तो कैरियर प्रोटीन दो है, एक को ट्रांसपोर्ट यानी कॉम्बिनेशन में ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे, और एक है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब है सिंगल मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट करेगा। और को ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या होता है कि अगर दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में एक साथ मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे भाई, सिम्पोर्ट। और अगर वो अगेंस्ट में यानी कि एक नीचे एक ऊपर जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंटीपोर्ट। ये हो गया आपका कैरियर प्रोटीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि कैरियर प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें सिम्पोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है, यूनिपोर्ट क्या है, को ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सारे टर्म्स आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। और ये सारे टर्म्स पे कमांड आपको बहुत अच्छे से बनाना है बेटा, क्योंकि ये अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आने वाले टाइम पे जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत परेशानी हो सकती है। चलिए अब चैनल की बात करते हैं। ये तो हमारा कैरियर प्रोटीन, यानी कि कैरियर दो तरह के हैं, एक चैनल और एक कैरियर की फॉर्म है। अब चैनल की बात करें तो ऑल्सो नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसको कहते हैं। पोर प्रेजेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज फास्टर देन कैरियर प्रोटीन। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, इसलिए मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा, अप्रोक्स 10 to the power 8 आयंस पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा, जबकि कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चैनल से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल से रिलेटेड, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा और आप बहुत बार इन सारे टर्म्स को समझे भी होंगे। अब देखो चैनल टोटल 2 टाइप्स का होता है बेटा। टाइप ऑफ चैनल मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ चैनल आपको बताया है। टाइप ऑफ चैनल में फर्स्ट हमारा क्या है, आयन चैनल, सेकेंड है वाटर चैनल, थर्ड वन इज पोरिंग चैनल। आयन चैनल का साइज जो है वो स्मॉल होता है, वाटर चैनल का भी साइज स्मॉल होता है, जबकि पोरिंग चैनल का साइज जो क्या होता है वो लार्ज होता है।
सबसे पहले वाटर चैनल कंप्लीट करते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्वापोरिन। वाटर चैनल को हम लोग और क्या कहते हैं, एक्वापोरिन कहते हैं। पोर साइज इज अप्रॉक्स 3 एंगस्ट्रॉम, है ना, कितना होता है, 3 एंगस्ट्रॉम होता है। मूवमेंट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ अ स्मॉल पोर, इतनी छोटी इसकी साइज होती है पोर की कि वाटर का भी यानी H2O का भी केवल सिंगल लाइन ही, सिंगल लेयर ही क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, किसके थ्रू, वाटर चैनल के थ्रू। पोरिंग चैनल में क्या है भाई, लार्ज पोर साइज है। ड्यू टू लार्ज पोर साइज समटाइम स्मॉल साइज प्रोटीन कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट, मतलब इसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि समटाइम्स प्रोटीन भी क्रॉस कर जाता है भाई इस मेम्ब्रेन के थ्रू। सेकंड है पोरिंग प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो पोरिंग चैनल हर ऑर्गेनिज्म में या हर जगह पर नहीं प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी आउटर साइड में, इस पॉइंट को याद रखेंगे जी, है ना, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये तीन ही जगह पर क्या होते हैं बेटा, ये पोरिंग चैनल क्या होते हैं, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ चैनल में क्या बताया भाई, तो टोटल 3 टाइप ऑफ चैनल बताया, वाटर चैनल, आयन चैनल एंड पोरिंग चैनल। पोरिंग चैनल का इंपॉर्टेंट रोल क्या, आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, वाटर चैनल में मैंने बता दिया आपको इंपॉर्टेंट जो भी था। अब हम लोग आते हैं आयन चैनल। ये आयन चैनल फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं, 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन है अप गेटेड चैनल और सेकंड है गेटेड चैनल। नाम से ही क्लियर है, अप गेटेड और गेटेड। अगर कोई पोर है, ये पोर है, और अगर ये पोर ऑलवेज ओपन है, ऑलवेज ओपन, यहाँ पर लिखा है ऑलवेज रिमेन ओपन, जो पोर है अगर ऑलवेज ओपन है तो उसे हम बोलते हैं अप गेटेड चैनल। और एक पोर है जो ओपन नहीं है, ओपन और क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेल, यानी सेल अगर डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि सेल अगर उसको क्लोज करना चाहता है तो क्लोज कर देगा, ओपन करना चाहता है तो ओपन करेगा, यानी अगर जरूरत रहेगी तो उसको ओपन करेगा पोर को, और जरूरत अगर नहीं रहेगी तो उसको क्या कर लेगा, क्लोज करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेटेड चैनल। क्योंकि हम घर में जो हम गेट लगाते हैं तो गेट को जब जरूरत है तो हमने उसको क्या कर दिया, बंद, और जब जरूरत नहीं है तो उस गेट को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया, गेटेड। तो गेटेड चैनल क्या है, ओपन एंड क्लोज डिपेंड ऑन डिमांड ऑफ सेल। और जबकि वो आयन चैनल जो हमेशा ओपन रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपगेटेड चैनल। तो व्हाट इज अपगेटेड चैनल, व्हाट इज गेटेड चैनल, आई होप बोथ कांसेप्ट आर क्लियर। नेक्स्ट बेटा, गेटेड चैनल को फर्दर हम 2 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है वोल्टेज गेटेड चैनल और एक है लिगेंड गेटेड चैनल। अब देखो आपके घर में कोई दरवाजा है जी, तो दरवाजा को ओपन एंड क्लोज करने के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो आप जाओगे और उसको ओपन क्लोज करोगे, या तो कोई नौकर आप रखोगे, या तो कोई इलेक्ट्रिक मशीन्स रहेगी जो ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज करती है, यानी कोई ना कोई सेंसर ऑर्गन होगा, मतलब कोई ना कोई वहां पर ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गेट को ओपन या तो क्लोज करते होंगे। यानी अगर वो सेल जिसके पास चैनल जो है, यानी जो पोर है, जो साइट है यहाँ पे ओपनिंग जो है, ये ओपन एंड क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेल, तो इट मींस यहाँ पर कोई ना कोई इस गेट को ओपन कर रहा होगा या तो कोई ना कोई गेट को क्लोज कर रहा होगा। ऑटोमेटिक तो होगा ही नहीं, ऑटोमेटिक भी होगा तो कोई ना कोई सेंसर होगा उसके पीछे, तब वो ऑटोमेटिक ओपन या क्लोज होगा। तो उसी के बेस पर हम गेटेड चैनल को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल। इट मींस इफ रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिबल होती है गेट को ओपन एंड क्लोज करने के लिए, चैनल्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टेज गेटेड चैनल। एग्जाम्पल है सोडियम चैनल प्रेजेंट इन नर्व सेल। जो सोडियम चैनल हमारे नर्व सेल में प्रेजेंट होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वोल्टेज गेटेड चैनल का एग्जाम्पल है। इफ रेगुलेटेड बाय केमिकल्स, अगर कोई केमिकल्स इसको ओपन एंड क्लोज कर रहा है उस चैनल्स को, उस पोर्ट को, उस गेट को, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल, और एग्जांपल है कैल्शियम चैनल। तो देखो चैनल के फॉर्म में अगर हम कैरियर यूज करते हैं तो 3 चैनल है, पोरिन चैनल, वाटर चैनल और आयन चैनल। आयन चैनल फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, गेटेड और अपगेटेड चैनल। अपगेटेड यानी ऑलवेज ओपन रहेगा पोर, और गेटेड का मतलब मैंने कहा ओपन एंड क्लोज रहेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेल। गेटेड में मैंने बताया कि अगर ओपन एंड क्लोज किसी केमिकल्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोलेंगे, और अगर किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के थ्रू वो ओपन एंड क्लोज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज गेटेड चैनल कहेंगे। आया समझ में? तो देखो यहां से आपको एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो कैरियर से रिलेटेड जो था कि मूवमेंट कैसे होगी, क्रॉसिंग कैसे होगा मेम्ब्रेन का, उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं,
तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक मेमोरी बूस्टर बनाया है। मेमोरी बूस्टर में मैंने आपको क्या बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, है ना, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। मेमोरी बूस्टर में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेटा आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़े, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी हम लोग डिस्कस किए। पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी पैसिव में? नहीं थी ना, ऑब्वियसली नो थी। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फैसिलिटेटेड में था क्योंकि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यूज हो रहा है, और एक्टिव में भी था क्योंकि हाइड्रोफिलिक कैरियर की रिक्वायरमेंट यानी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसी कैरियर प्रोटीन को चाहिए जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराता, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट तो केवल लिपोफिलिक का करता, दैट्स व्हाई यहाँ पर किसी भी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मूवमेंट ऑफ प्रोटीन नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा। देखो एक में मूवमेंट होता है, एक में नहीं होता, इस पॉइंट को याद रखना है। इसे अगर जाओगे तो बहुत डिटेल में प्रोसेस है, आगे नहीं होगा तो मैं कभी पढ़ता दूंगा, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये हमारी मेम्ब्रेन है, तो एक में प्रोटीन मूव करता है और मूव करके यहाँ पर क्या करता है, जो वाटर है उसको रिसीव करके यहाँ से यहाँ क्रॉस करवा देता है, और एक में प्रोटीन इस टाइप से बना रहता है और डायरेक्ट पकड़ के यहाँ से ऐसे रिसीव कर देता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की मूवमेंट नहीं है, अपने जगह पे बना हुआ है, जबकि यहाँ पर प्रोटीन मूव कर रहा है चारों तरफ। तो वही है कि फैसिलिटेटर में प्रोटीन की मूवमेंट नहीं होती है, केवल कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है। चाहो तो आपने याद कर लो, लिख लो। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन की क्या होती है, मूवमेंट होती है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मेमोरी बूस्टर में मैंने आपको चीजों को बता दिया। और ये हर एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन है आपको जीपेट के लिए, नाइपर के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड है बेटा सेंसिटिविटी और टू प्रोटीन इनहिबिटर। तो भाई प्रोटीन हम यूज ही नहीं कर रहे तो सेंसिटिविटी होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर यूज कर रहे हैं दोनों में, इसलिए यहाँ पर सेंसिटिविटी होगी। यस। हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, नो, सिलेक्टिव की कोई जरूरत नहीं, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज होगा। और ये सिलेक्टिव होंगे क्योंकि ये किसी न किसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्टिव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेचुरेशन अकर्स। क्या सेचुरेशन यहाँ पर होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि हम प्रोटीन यूज नहीं कर रहे हैं पैसिव में, तो सेचुरेशन नहीं होगा। बाकी इन दोनों में प्रोटीन यूज कर रहे हैं तो सेचुरेशन होगा। फॉलो अप हिल ट्रांसपोर्ट नहीं है तो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है। ये भी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है। ये भी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है, आगे मैंने अभी पिछले क्लास अभी बताया आपको। और ये अप हिल ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें भी नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, डाउन हिल या अप हिल फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो मैंने आपको वहां पर जो 4 पॉइंट बताया और 3 पॉइंट यहाँ पर, यानी कि टोटल 7 पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो आज वाली क्लास में जो हमने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस मैकेनिज्म से 7 तरह के 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बनने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, है ना। जो अभी आपको मैंने क्या किया उसको पढ़ा, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ये 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से याद रखना है, आपके फॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी क्लास को, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ हम फार्मासिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्लासिफिकेशन याद करते रहेंगे फार्माकोलॉजी में। आपका फार्माकोलॉजी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है बेटा, उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।